निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। आज बिहार एस्टेट में मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7360034330। इस पे फोन नहीं लगेगा, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। थैंक यू भैया। राघवेंद्र जी, आज जो आपका मैथ का परीक्षा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पैटर्न हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर मेरे साथ कुछ बैग है, इसको रखने का कुछ व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, मेरे सेंटर पे तो सर बैग रखने का दिक्कत नहीं था। वहाँ पे बैग रखने के लिए लोग जगह दे रहा था बाहर में, लेकिन अपने रिस्क पे आप रखिए, उसका कोई गारंटी वहाँ नहीं ले रहा था। आप रख सकते हैं, रखना अलाउ था। ठीक है, तो ये बैग से संबंधित आपका एक प्रश्न थे। और भी अभ्यर्थियों से हमने बात किया, तो कुछ सेंटर पे तो अलाउ नहीं है, बाहर में ही आपको बातचीत करके रखना है, जो भी बाहर दुकान है। कुछ जगह है कि आप सुरक्षित भी टोकन के साथ रख सकते हैं। कुछ पटना में कुछ ऐसे प्लेस थे जहां रख सकते थे, लेकिन यहाँ जो सेंटर था, कहाँ सेंटर था आपका पटना में? पटना में कुम्हरार में था सर। कुम्हरार में जो था वहां पे आप अपने रिस्क पे रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। आज जो मैथ का परीक्षा हुआ, कल तो हार्ड था, सभी ने बताया था हार्ड था। उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के भी थे, बायो के भी कुछ क्वेश्चन थे और मैथ के भी क्वेश्चन थे। आज का पैटर्न बताइए कि मैथ का जो परीक्षा हुआ किस तरह के थे? आज का भी पैटर्न में तो मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों से क्वेश्चन थे सर। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन बायो से 2-3 क्वेश्चन था। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी था। मैथ भी लगभग 20 के आसपास, 20 या 25 के आसपास था। यानी मैथ का परीक्षा दे रहे हैं और इसमें सबसे कम संख्या आपका मैथ का था, यानी बायो के बाद मैथ का स्थान। और 10 क्लास का एक भी क्वेश्चन नहीं थे सर। एक भी जो क्वेश्चन है वो 10 क्लास का लेवल का नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चन था कि एक क्यूब का, एक घन का एक भुजा x सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर 1 सेंटीमीटर उसके भुजा को बढ़ा दिया जाए तो नया वॉल्यूम कितना % बढ़ जाएगा। मतलब 10 क्लास के फार्मूला जिसमें आप यूज कर सकते थे। बाकी जो भी क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन था, इंटीग्रेशन सेकेंड ऑर्डर का था, मतलब डबल इंटीग्रेशन, दो वेरिएबल का, जो कि मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़े थे सर पार्ट 3 में जाकर के इसको पढ़ना था, पार्ट 2 तक नहीं पढ़ना था। यानी बीएससी जब पार्ट 3 में जाते हैं तब इसको पढ़ना होता है। जी जी जी। आप देख सकते हैं मैथ का जो लेवल था वो ग्रेजुएशन लेवल पे था। ग्रेजुएशन लेवल में भी 3rd पार्ट का, जी, इंटर का भी लेवल नहीं कहा जा सकता है सर। इसका मतलब जो अगर आप ग्रेजुएशन में अगर पढ़े हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तभी यहाँ पे मार्क्स कर सकते हैं आप। जी, फिजिक्स में मुख्य रूप से ब्रोकले वगैरह करके कुछ नियम था, उससे 2-3 क्वेश्चन था, उसका रिलेशन क्या है, सिंपल पेंडुलम से रिलेशन कुछ दिया हुआ था, न्यूमेरिकल था। केमिस्ट्री भी काफी हार्ड था, इंटर से ऊपर लेवल का ही केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। बिल्कुल कुछ समझ में उसमें नहीं आया सर कि क्या वो मतलब पर्पस क्या है एग्जाम लेने का और किसको पढ़ाना किसको है। यानी हो सकता है कि आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए, ग्रेजुएशन के छात्रों का इस तरह का एग्जाम हो रहा था। इस टाइप से है सर। तो मुख्य रूप से मतलब बच्चे का, और जो कोर्ट में केस वगैरह हुआ सर, उसमें कोर्ट आदेश दिया गया कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये तो एक तरह से फंडामेंटल राइट है सर कि जिस लेवल का बच्चे हैं आप उसी लेवल का उससे एग्जाम ले सकते हैं। ये तो मौलिक अधिकार का मतलब एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है आदमी को। मैथ का टीचर बनाना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से क्वेश्चन, और भी ग्रेजुएशन लेवल का दिया जा रहा है। पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, जी जी, उसमें हमारा 134 सही था सर। वो तो लेवल लगभग ठीक था, आपने भी सर क्वेश्चन देखा था। हाँ, वो उसमें केवल मैथ के प्रश्न थे, मैथ का था, और वो 134 क्वेश्चन हमारा सही था बिल्कुल सर, आंसर 6 मिलाए थे उससे। लेकिन इस बार तो सर पता ही नहीं है कि आदमी क्वालिफाई भी करेगा या नहीं, क्योंकि आंख मूंद करके पहली बार हुआ सर कि हम लोग मैथ के टीचर हैं और एग्जाम समय से पहले ओवर कर दिए, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर किसको टिक करे, कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये चीज पूछ रहा है। केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़े हुए हो गया 5 साल 7 साल, अब उसमें क्या आदमी टिक करेगा उसमें। पहला चीज इसमें सिस्टम में जो करना चाहिए, मैथ जो है आपका 20 जो क्वेश्चन है, उनका जो क्वेश्चन था 20, ये ज्यादा होना चाहिए,
30 होना चाहिए, 35 हो, क्योंकि आप मैथ का परीक्षा ले रहे हैं तो मैथ की संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद फिजिक्स आप लीजिए, लेकिन 19th लेवल पे ले सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ 9th बढ़ा के 10th 11 12, हाँ 11 12 तक लेके जाएंगे। 2011 में भी परीक्षा हुआ था, उसका भी पैटर्न लेवल आप सभी को पता है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ था, उसका लेवल सभी को पता है। 80% लिखा भी था सिलेबस में, उसमें 80% जो क्वेश्चन होगा 19 से होगा, इसके एबव जो होगा वो आपका 11 12 से 20% या ग्रेजुएशन इसमें जो अभी आज जो हम लोग एग्जाम दिए सर, इसमें मैट्रिक क्लास का अगर समझिए लेवल, तो मुश्किल से 2% क्वेश्चन मैट्रिक से थे, करीब करीब 10 से 15% जो क्वेश्चन थे वो इंटर लेवल के थे, और बाकी सब ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था। अब इसमें कुछ लोगों का कमेंट ये भी आता है, जैसे मैं कल हमने एक कमेंट पढ़ा था पूजा कुमारी का, उन्होंने लिखा था कि अगर आप 9th को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका लेवल तो होना चाहिए ग्रेजुएशन तक का। ये कुछ लोगों का कमेंट हो सकता है, इसमें भी करेंगे तो ठीक है। कुछ लोग निगेटिव पॉजिटिव करते हैं, लेकिन हम भी कमेंट हम भी कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों का। लेकिन देखिए, कुछ पहले से भी जो एग्जाम हुआ ना, उसी को अभ्यर्थी फॉलो करके पढ़ते हैं, तैयारी भी करते हैं। तो ठीक है भैया, जैसे आप पढ़ाना था इंटर लेवल ग्रेजुएशन तक पूछना था, तो ये सिलेबस बता देना चाहिए ना कि हम यहाँ से पूछेंगे। हाँ। ठीक है, पूछने के बाद कहने के बाद हम सक्षम होते तो भरते, नहीं तो हम नहीं भरते। तो आप बोलते हैं कि मैट्रिक 9 10 के लिए एग्जाम हो रहा है और ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट का क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए, ये तो जो चर्चा है ये लंबा होता जाएगा, इस पे भी हम बातचीत आगे करते रहेंगे। लेकिन हम आते हैं अपनी नए टॉपिक पे, वो है जो आपका ये जो शिक्षा जो होता है, जो शैक्षिक जो अन्य दक्षता है आपका, जी शिक्षण और अन्य दक्षता जो है, इस पे किस तरह के इसका जो लेवल था, जो पिछले 28 जनवरी को एग्जाम हुए थे, लगभग लेवल उसी तरह का था। मतलब एक साधारण कॉमन सेंस रखने वाला बच्चा, हमको लगता है 50 में 30-35 आराम से सही कर देगा। अच्छा, इसमें जो प्रश्न थे वो क्या फुल फॉर्म से एक भी क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं? फुल फॉर्म से कोई नहीं था सर। प्रॉफिट लॉस न्यूमेरिकल था ही नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। 3-4 नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे, और बाकी जो है आपको। अच्छा, नंबर सिस्टम से थे, को किस तरह के प्रश्न थे? नंबर सिस्टम थे साथ, जैसे 5 है, 13 है, 35 है, इस तरह से करके, मतलब 8-8 पे लगातार लगभग इस तरह से बढ़ रहे थे। किसी में 8, किसी में 10, 7 था, फिर 21 था, 21 था, फिर 35 या कुछ 33 था। इस तरह से नंबर बढ़ते जा रहे थे। फर्स्ट में 8 बढ़ा, दूसरे में 12 बढ़ा, फिर इस तरह से 16 बढ़ा, इस तरह से बढ़ते जा रहा था। मतलब वो पैटर्न सर आसानी से पकड़ा रहा था। अच्छा, एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन लगभग पकड़ा रहे थे। तो इस तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, वहां पे आप जोड़ के देख सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है, और जिस सीक्वेंस में आप बढ़ रहा था उसी सीक्वेंस में आगे आप बढ़ा के देख सकते हैं। बिल्कुल स्क्वायर वगैरह में भी बढ़ता है, तो उसको चेक करके आप देख सकते हैं। टीचिंग से जो क्वेश्चन था सर, वो भी लगभग ठीक था। बच्चे को होमवर्क क्यों देना जरूरी है, एक अच्छे टीचर के लिए होमवर्क का क्या महत्व है, इस तरह से बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन था। मतलब वो 4 ऑप्शन पढ़ने पे लगभग पता चल रहा था कि हाँ ये चलो ये ठीक है। यानी जितने क्वेश्चन थे लगभग अप्लाइड मोड के क्वेश्चन थे, जिसे देख के आप समझ सकते हैं अप्लाइड मोड के क्वेश्चन थे। वाइगोत्सी से था कि सामाजिकता वगैरह के बारे में किसने चर्चा किया है। पियाजे से क्वेश्चन था कि मूर्त जो है, मूर्त के बारे में उन्होंने किस स्टेज में कहा। ये दिया हुआ था कि मूर्त जो है, बच्चा जब चिंतन करता है तो उससे वो क्या समझता है, निर्देशात्मक है या थ्योरम वगैरह को प्रूफ कर पाता है, लॉजिक डेवलप करता है, या वो किसी चीज पर वो अपना मतलब है ना कि हम ये काम नहीं मानेंगे, ये काम नहीं करेंगे, विरोध करना शुरू करता है। ये क्या गुण प्रदर्शित करता है जब बच्चे में मूर्त चिंतन आ जाता है। तो वो 4 ऑप्शन पढ़ने पे कुछ सेंस आ रहा था, 2 तो बिल्कुल निगेटिव थे। तो उस तरह से आदमी सर मतलब कुछ अनुमान लगा रहा था कि हाँ ये चलो सही है। इसमें देखिए मोड में क्वेश्चन थे, जो प्याजे का स्टेज है वो 4 स्टेज हैं, चारों स्टेज आपको देखना चाहिए। थर्ड स्टेज के बारे में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेज आपका मूर्त के बारे में, उसके बाद लास्ट अमूर्त है। हाँ, अमूर्त होता है। मूर्त में होता है प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज देखता है, उसके बारे में वो बातचीत करना चाहे और तर्क करना ये स्टार्ट करता है। इसके बाद लास्ट स्टेज में वो अमूर्त रूप से, यानी जो सामने नहीं भी दिखता है उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। जी, तो ये अमूर्त न्यूमेरिकल नहीं था सर। एज से रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं था, एज से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। सीक्वेंस था सर, लेकिन एक ही क्वेश्चन को 4 बार दिया गया था। मतलब एक ही क्वेश्चन बड़ा था, करीब 6-7 लाइन का क्वेश्चन था। एक बार पूछ दिया कि सबसे जो है इसमें लेफ्ट में कौन है, या इसके पास कितना बॉल है, इस तरह से क्वेश्चन था। 6 बच्चे थे, ABCD E तक इस तरह से करके। अब बता रहा था सब बच्चे के पास 6 बॉल है। ए जो है 2 बॉल डी को दे देता है,
फिर डी इसको दे देता है, इस तरह से करके थोड़ा सा 4-5 लाइन में लिख करके अब पूछ रहा था बताओ अब सबसे ज्यादा बॉल किसके पास है। फिर 4-5 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब फिर पूछ रहा है कि अब बताइए सबसे ज्यादा बॉल किसके पास था। मतलब एक ही क्वेश्चन 3-4 बार था और उसी में अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था, स्टेटमेंट एक ही था, एक जगह नहीं देकर के लगातार 4 क्वेश्चन अलग अलग उसी को 4 जगह यूज किया था। नहीं, ये समझ में नहीं आया। जैसे में जो क्वेश्चन है वो पूरा स्टेटमेंट एक जगह और फिर उससे संबंधित एक ही स्टेटमेंट से संबंधित 5 क्वेश्चन लगातार। नहीं सर, जैसे स्टेटमेंट एक जगह लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, 5 क्वेश्चन के बाद फिर यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वहां पे दूसरा चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन एक ही है। अच्छा, क्वेश्चन एक ही है, इसका मतलब स्टेटमेंट एक ही रहता है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन, फिर दूसरे जगह वही स्टेटमेंट। हाँ, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बट क्वेश्चन अलग। तो ये पूछा जा सकता है करके 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए था। एक रिलेशन में था कि 2 पेयर हैं, पति पत्नी हैं, एक दादा हैं, एक प्रोफेसर है, इस तरह से करके बताइए। और फिर इस क्वेश्चन को भी 3-4 बार पूछा था वो, इसमें लेडीज कौन है, इसके ससुर कौन होंगे। तो इस तरह से आपको मतलब एक ही क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा था, एक बार अगर सेट हो जाता तो आप चारों क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। इसका मतलब स्टेट में जो आपका रिलेशन था, ब्लड रिलेशन, उससे भी क्वेश्चन थे और जो आपने बॉल वाला बताया इससे भी क्वेश्चन 3-4, लगभग 6 बच्चे हैं, सबके पास 6-6 बॉल था और 3-4 बार क्वेश्चन को घुमाया था कि ये इसको दे देता है, फिर जो है उसको 4 बॉल दे देता है। अब आपको बताना है सबसे कम बॉल किसके पास है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ बताओ डी के पास कितना बॉल हुआ, मतलब इस क्वेश्चन को 4-5 बार पूछा है। यानी इस तरह देखा जाए कि ये मात्र 2 प्रश्न अगर अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं बिल्कुल सर, तो 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो ये तो अच्छा है, लेकिन ये केवल 50 मार्क्स के लिए, और कोई क्वेश्चन का पैटर्न? और इसमें तो इसी टाइप से था सर, अप्लाइड मोड के क्वेश्चन, कैलेंडर वगैरह का क्वेश्चन कुछ? नहीं सर, कैलेंडर से भी कुछ नहीं था, कैलेंडर से नहीं था, एज से नहीं था, इस सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। अप्लाइड मोड में भी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होगा सर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पढ़िए और टिक मारिए, एक आध गो में कंफ्यूजन है तो है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन क्लियर था। कोई लेखक वगैरह के बारे में पूछना कि ये बुक किसने लिखा? नहीं सर, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या कोई इस तरह से कुछ नहीं था उसमें, आयोग वगैरह के बारे में भी कुछ नहीं था। आयोग वगैरह का देखिए, अगर 50 मार्क्स का जो है रीजनिंग अगर आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं, पैटर्न अगर आप 30 तक पहुंच सकते हैं उसमें, हमको लगता है नॉर्मल बच्चा भी 30 तक जा सकता है जी, पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज रघुवेंद्र जी से हम पूछ रहे थे, जो बातचीत हो रहा था अभी। इसके साथ ही फुल फॉर्म जो अभी तक पूछे हैं वो हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए। जैसे सीसीई का पूछा गया है, एनसीटी का पूछा गया है, एनसीएफ का पूछा गया है, आईएलएफई का पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म है, ये भी पूछा गया। इसमें नहीं था। हाँ, इसमें नहीं था सर। क्वेश्चन था कि छोटा जी और बड़ा जी में रेशियो लेने के लिए करा था, छोटा जी निकालिए उसका क्या फार्मूला है, और बड़ा जी पूछ रहा था छोटा जी बटे बड़ा जी का वैल्यू क्या होगा, तो एम बटे आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बटे एम, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या फार्मूला बनेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे एम, या इस तरह से करके 4 ऑप्शन गिवन थे। तो ये तो चलिए सर 10 क्लास लेवल पे कुछ समझ में आता है, ये सब लगभग आदमी बना सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग सर बने। यानी कुछ क्वेश्चन आप लोग हल कर पा रहे थे जो 19th लेवल का था, जो आपने बताया 2% थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था सर, हम लोग तो 10-11 को पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल बाहर जा रहा था कि क्या पूछ रहा है, एक्स का पावर 2019 -2 2020 ब्रैकेट बंद करके एक्स स्क्वायर लिखे हुए था, फिर -2 का पावर 2020 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट करके दिए हुआ था, +2 का पावर 2019 और -2020 इज इक्वल टू 0। तो बताइए इसका 2 रूट क्या होगा, -1, एक और काफी बड़ा रूट था। तो इस तरह से 4 ऑप्शन इसमें गिवन था। फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको वैल्यू, तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन था जी। तो 11 क्लास में है, चलो उसको आप कुछ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन काफी क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल से था सर। मैथ में अगर जनरल की बात करें तो एक क्वेश्चन था सर, a + b + c = 0, a² + b² + c² इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 + b टू द पावर 4 + c का पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था जी। तो इस तरह के ठीक था सर, रीजनिंग ठीक था। इस तरह के आपके मैथ के क्वेश्चन थे जो ये कोचिंग भी कराते हैं जी जी।
लेकिन फिर इसी भी से कोई मतलब ही नहीं था सर, कोचिंग वगैरह से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल पार्ट 2 या पार्ट 3 का चीज है। हाँ हाँ। तो ये सब तो कहीं सर कोई आदमी गेस नहीं कर रहा था कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 9, 10 या गाइड या जो भी आप लोग पढ़ाए सर, हम लोग उसके अनुसार गाइड हुए, पढ़े, बनाए, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब जो भी है 9, 10 से था तो ठीक था। तो बच्चा में रोष तो है। सेंटर वाले लोग बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है उसको सॉल्व करना है। सही बात है। देखा जाए तो अगर जो आज का एग्जाम हुआ, कल का भी मैथ का वही परेशानी रहा, आज भी वही है। इंग्लिश में भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे ही बता रहे कि उन लोगों का टफ एग्जाम था। आगे भी देखिए, आगे सोशल साइंस भी है। अच्छा, आपका जो एक और प्रश्न यहाँ बन रहा है कि जो आपका था मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये सारे 100 जो क्वेश्चन बन रहे थे वो एक ही जगह थे? नहीं सर, लगातार नहीं था। पहला क्वेश्चन ही मैंने 51 नंबर क्वेश्चन जो है, मतलब टैब आपका 2 बना हुआ था कि 3 बना हुआ था? यानी एक हो गया 50 क्वेश्चन का टैब ऊपर में दिया होगा जहां से केवल 50 क्वेश्चन थे। हाँ, और 100 का एक साथ था। 100 का एक साथ था। अगर इसी तरह आपका सोशल साइंस में भी एक टैब बन के आएगा तो याद रखिएगा, सोशल साइंस जो भी अभ्यर्थी हैं उनका टोटल 4 विषय से होगा। अगर वो अलग अलग 4 खंड करते हैं तो ही पूछा जाएगा, नहीं तो आपका भी 4 विषय अगर एक टैब बना होगा तो सभी मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि दो विषय से होगा कि क्या होगा। नहीं, टैब एक ही था सर, लेकिन पहला क्वेश्चन नंबर 51 फिजिक्स से ही शुरू था। फिजिक्स से ही शुरू हुआ था। वो किसी से भी मैथ, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से करके रोटेट हो रहा था। वो तो बीच बीच में आपका केमिस्ट्री, बीच में फिजिक्स, बीच में मैथ, जब मर्जी वो वैसे सीक्वेंस बना हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आपका खंड वाइज होगा, इसमें से स्लैब एक ही था 51 से 150 तक। हाँ, स्लैब एक ही होगा। सोशल साइंस का भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, 4 सब्जेक्ट। तो जो भी आपका तैयारी है, अब तो देखिए जिस तरीके से यहाँ हाई लेवल है तो आपको भी देखने को मिल सकता है कि दिक्कत आपको, परेशानी मिल सकती है। जी जी। तो राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।